यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यूपीएससी नॉलेज टेक जो चैनल है, इसके यहाँ पर जो टेस्ट रहेगा अपना, ये टेस्ट नंबर यहाँ पर 10वां है। ठीक है, इसका पार्ट 1 मैं कल आपको दिखा चुका हूँ क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर जो भारतीय राजनीति और यहाँ पर संविधान है उसको लेकर के क्वेश्चन है, पॉलिटिकल और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के। यहाँ पर टॉपिक भी दे रखें, क्या क्या टॉपिक इसके अंतर्गत आपके क्वेश्चन मिलेंगे इसमें। ठीक है, और भी कुछ टॉपिक है क्योंकि यहाँ पर इतने पेज में नहीं आ पाए, तो मैंने इतने यहाँ पर शो किए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उनको। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। 51 तक कल किए थे, 52 से स्टार्ट करते हैं 100 तक, देखते हैं क्वेश्चन को। और उसके बाद टेस्ट नंबर 11 आएगा, वो भी पॉलिटी का यहाँ पर जो बचे हुए टॉपिक है उनका करेंगे। ठीक है, उसके बाद एक करंट अफेयर्स का पेपर लेके आएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 से, देखते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन है, इसमें बोले वित्त आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। ये अर्धन्यायिक निकाय है। पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर वित्त आयोग एक अर्धन्यायिक निकाय है, मतलब जो क्वासी जुडिशियल बॉडी होती है, राइट, क्योंकि ये राष्ट्रपति की सिफारिश से करते समय न्यायिक प्रकृति के कार्यों का प्रक्रियाओं का पालन करता है। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, इसके सदस्य 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक पद पर धारण करते हैं। सेकंड बात यहाँ से इसकी गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर संविधान के वित्त आयोग सदस्यों का कार्यकाल को स्पष्ट रूप से निर्धारण नहीं करता है, क्योंकि राष्ट्रपति पर छोड़ दिया जाता है। वह आदेश के अनुसार या आदेश की जो कार्यकाल है उसके दौरान निर्धारित करेंगे और आमतौर पर 5 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाते हैं, लेकिन 65 वर्ष का उल्लेख नहीं किया गया इनका, तो ये बात गलत हो जाएगी। यहाँ से तीसरा स्टेटमेंट है, इसमें बोला है ये सदस्य जो होते हैं इसके वो पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। पहली बात सही थी, दूसरी गलत है। तीसरी बात भी सही होगी, क्योंकि यहाँ पर जो इसके सदस्य होते हैं वो पुनर्नियुक्ति के पात्र होते हैं। 1951 को यहाँ पर जो वित्त आयोग का अधिनियम था उसके अकॉर्डिंग री अपॉइंटमेंट इनका किया जाता है। तो 1-3 करेक्ट आंसर सी यहाँ से सही है। क्वेश्चन 53, मूल ढांचे के सिद्धांत के संबंध में विचार करना है। ये सिद्धांत पहली बार केशवानंद भारतीवाद में सामने आया था। पहली बात क्या होगी, 53 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट होगा, सही है। केशवानंद भारतीवाद जो था 1973, उसमें यहाँ पर देखा गया था, सामने आया था। सेकंड बात है, यह सिद्धांत भारतीय संविधान की कठोरता और नम्रता के बीच संतुलन को कमजोर करता है। ठीक है, सेकंड बात क्या होगी, सेकंड बात इसकी गलत, क्योंकि यह सिद्धांत जो होता है भारतीय संविधान की कठोरता और नम्रता के बीच संतुलन को कमजोर नहीं करता, बल्कि यहाँ पर यह सुनिश्चित करता है कि संविधान के जो मूल तत्व है उसको संसद द्वारा अनुच्छेद 368 के तहत अपनी संशोधन शक्ति उपयोग करके नष्ट विकृत करने में परिवर्तन नहीं कह सकता है। ये बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है। आंसर 53 का क्या होगा, एक बात सही है। ठीक है, क्वेश्चन 54 है। 54 है, भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 54 का करेक्ट आंसर, भारत के राज्य क्षेत्र में या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों को किसी अन्य भाग को जिसकी अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति होती है उसे बनाए रखने का अधिकार होगा। ये बात इसकी क्या होगी, करेक्ट हो जाएगी 54 की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर यह प्रावधान आर्टिकल जो हमारा यहाँ पर है कौन सा 29 का 1। ठीक है, 29 का 1 में ये बात नहीं थी जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का हिस्सा होता है। पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर जो होती है ये संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार देती है। तो यहाँ से जो 54 का स्टेटमेंट होगा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहली दूसरी बात यहाँ से गलत है और चौथी बात भी गलत होगी। क्वेश्चन आते हैं अगला 55 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन संवैधानिक संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत कार्य से बाहर रखा गया है, या कार्यक्षेत्र से बाहर 368 के। आंसर हो जाएगा 55 का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो पहला, नागरिकता की समाप्ति क्या होता है। देखो, नागरिकता की जो समाप्ति है ये आपका जो संविधान के कुछ प्रावधानों को संसद के साधारण बहुमत से संशोधित किया सकता है, जो 368 के तहत संवैधानिक संशोधन नहीं माने सकते हैं। जैसे कि इनमें शामिल है नागरिकता, ठीक है, समाप्ति या अर्जन आर्टिकल 11, और राज्यों में विधान परिषदों का गठन या उन्मूलन। ठीक है, ये दोनों है ना, ये दोनों के यहाँ से बाहर रखा गया, लेकिन जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं इनका समावेशन किया गया इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डीपीएसपी है इसके संशोधन के लिए 368 के तहत एक औपचारिक संशोधन की प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। केवल 3 यहाँ से करेक्ट है। आंसर हो जाएगा सही आंसर इसका। अच्छा, पूछे कि कौन सा किससे बाहर रखा है ना, ये पूछा है। अगर पूछता है कि इनमें से बाहर किसे नहीं रखा है तो 3 हो जाता, लेकिन पूछा है कि इनमें से किसे बाहर रखा है कार्य क्षेत्र, तो 1-2 को बाहर रखा है। आंसर क्या होगा, डी करेक्ट होगा। राइट, याद रखना है। क्वेश्चन 56 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार केवल भारत के नागरिकों को प्रदान किया जाता है, विदेशियों को वंचित रखा जाता है। ये वंचित रखा गया। आंसर हो जाएगा 56 का। एक तो देखते हैं स्टेटमेंट यहाँ पर पहला दे रखा है, पहला है, नीचे आते हैं यहाँ से, संसद की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार। राइट, पहली बात यहाँ से करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर इसको क्या विदेशियों को वंचित रखा जाएगा, सही है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आर्टिकल 19, ये भी केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। ठीक है, और जो संसद की सदस्यता थी वो चुनाव लड़ने का अधिकार
आर्टिकल 84, 102 ये केवल भारतीय नागरिकों को उपलब्ध हैं। तो ये दोनों आप इनके आर्टिकल भी लिख सकते हो, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तीसरा, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 भारतीय नागरिकों और विदेशी दोनों को उपलब्ध है, क्योंकि जीवन का अधिकार होता है और 21 एक जीवन जीने का अधिकार होता है। आंसर क्या होगा? बोला कि किससे वंचित रखा गया है, तो किससे वंचित रखा गया है? तो देखो इसमें से जो आंसर हो जाएगा 56 का, ये मैंने 2 बात तो बताई आपको कि यहाँ पर इसके तहत ये रखे जाएंगे। ठीक है। और ये बोला है कि भारत के नागरिकों को प्रदान किए गए लेकिन विदेशियों को वंचित रखा गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 3 यहाँ से होना चाहिए। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? आंसर यहाँ से हो जाएगा, इसमें बोला है 1 और 2। देखो मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग बात बताई कि यहाँ पर 2 को यहाँ पर भारत और यहाँ भारत के थ्रू यहाँ पर मतलब जो भारत की नागरिकता है उसके थ्रू रखा जाएगा, और यहाँ पर जो इसका है ये नहीं रखा जाएगा। तो अपने अकॉर्डिंग आंसर इसको मैनेज कर सकते हो। ठीक है। आते आगे, यहाँ पे पूछा क्या था इसमें क्वेश्चन में शायद कुछ मिस्टेक दिया होगा स्टेटमेंट में, तो कौन सा सही नहीं होना चाहिए था इसमें। ठीक है। बाकी मैं आपको बता दी दोनों बातें, तीनों आप इसके अकॉर्डिंग कर लो। ठीक है। स्टेटमेंट से मतलब आप देखो बातें आपको पता होनी चाहिए क्या बात की जा रही है। ठीक है। उस पर कॉन्सेप्ट बनाना है, ना कि इन कथनों पर लेके कि कथन तो बस आपको ये होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है। तो सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि यहाँ पर क्या इसका सही आंसर होगा। राइट। आगे आते हैं क्वेश्चन 57 नंबर पे। 57 है, निम्नलिखित में से कौन से निर्देशक तत्व 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? आंसर हो जाएगा 57 का करेक्ट आंसर। एक तो बच्चों के स्वस्थ विकास अवसरों को सुरक्षित करना। ठीक है, ये बात इसकी करेक्ट होगी। समान न्याय को बढ़ावा देना और निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता प्रदान करना, ये भी बात क्या है? ये भी बात इसकी करेक्ट होगी। राइट। आर्टिकल 39 में और 42वें संविधान संशोधन द्वारा से जोड़ा गया था। ठीक है। और इसे जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 में आर्टिकल 39 39F के तहत। ठीक है। 39F आप एक एक पॉइंट लिख सकते हो इनके, जो आर्टिकल बगल में आ रहे हैं इनको साइड में लिख के। ठीक है। तो दोनों बातें यहाँ से करेक्ट है। आय प्रतिष्ठा सुविधाओं के अवसरों की असमानताएं कम करना, ये क्या होगा? ये देखो यहाँ पर ये आर्टिकल 38 का 2 है, उसमें 44वें संविधान संशोधन 1978 था 1978 उसमें जोड़ा गया था। ठीक है। और हिंदी भाषा के विकास को बढ़ावा देना, ये क्या था? ये आर्टिकल 351 मूल संविधान का हिस्सा था। ये एक निर्देश ना कि निर्देशक तत्व होता है। तो आंसर क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन द्वारा कौन कौन जोड़ा गया था? एक तो देखो देखते हैं, एक तो हो जाएगा आपका ये पहला था सही था 42वें में, ये भी आपका 42वें में था, नीचे वाला 44 था, और ये जो हिंदी भाषा द्वारा ये कोई यहाँ पर इसमें नहीं है। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर संविधान द्वारा जोड़ा गया है ना, तो ऐसे गलत हो जाएगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। तो सिर्फ 2 बात करेक्ट है, 1 और 2 आंसर ए यहाँ से करेक्ट है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो जो यहाँ पर आता चलता है पॉइंट आप लिखते चलो उसके कौन सा संविधान संशोधन में क्या क्या चीज़ें जोड़ी गई है। आगे थे क्वेश्चन 58, भारतीय संविधान के आर्टिकल 14 के संबंध में विचार करना है। ये भारत के विधि शासन की नींव रखता है। पहली बात, पहला स्टेटमेंट 58 का से क्या होगा? करेक्ट है। सेकंड, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 14 भारत के विधि शासन जो रूल ऑफ लॉ होता है उसकी नींव रखता है, और ये विधि के समक्ष समता इक्वलिटी बिफोर लॉ ब्रिटिश अवधारणा जो होते हैं उसकी विधि को समान संरक्षण इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ अमेरिकी अवधारणा को प्रदान करता है। पहली बात सही है, ये एकमात्र मूल अधिकार जिसकी यहाँ पर प्रकृति निरपेक्ष है। ठीक है। सेकंड बात यहाँ से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आर्टिकल 14 है एक मूल अधिकार लेकिन एकमात्र निरपेक्ष अधिकार नहीं है, इस पर उचित वर्गीकरण के आधार पर प्रतिबंध लगा जा सकते हैं। सेकंड बात इसकी गलत है, पहली बात सही है। आंसर क्या होगा? सही पूछा है 1। 59, निम्नलिखित पर विचार करना है। अनुसूची 1 अनुसूची और विषय, तीसरी अनुसूची, चौथी, तीसरी। देखो तीसरी अनुसूची का विशेषाधिकार उपलब्धियां और भत्ते। ठीक है। पहला क्या होगा? 59 का पहला यहाँ से जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इसमें शपथ या प्रतिज्ञान का रूप शामिल है, ना कि उपलब्धियां और विशेषाधिकार होती है। बात गलत है। चौथी अनुसूची क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों का प्रशासन और नियंत्रण शामिल होगा, ये भी बात इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर इसमें केंद्र शासित प्रदेशों की राज्यसभा सीटों का आवंटन का प्रावधान है, ना कि अनुसूचित जो क्षेत्र है उनका। नवी अनुसूची में संसद राज्य विधानमंडलों के सदस्यों की योग्यता, ये भी बात गलत है, क्योंकि नवी अनुसूची में जो विनिमय का सत्यापन है प्रावधान है, ना कि संसद के राज्य विधानमंडल के सदस्य की योग्यता। तीनों बातें गलत है। सही पूछा है तो डी, कोई सही नहीं है। क्वेश्चन 60 नंबर है, राज्य सूचना आयोग के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। राज्य सूचना या मुख्य सूचना राज्य का जो होता है मुख्य आयुक्त, और सूचना जो आयुक्त होते हैं उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। पहली बात है। सृष्टि का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? सृष्टि का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। ठीक है। पहली बात इसकी सही है। सेकंड, सीधे कदाचार और अक्षमता के आधार पर राज्य सूचना आयुक्त को हटाने के लिए राज्यपाल द्वारा प्रकरण की जांच के लिए उच्च न्यायालय संदर्भित किया जाता है या किया जाना होता है। ठीक है।
सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि यहाँ पर सिद्ध कदाचार क्षमता के आधार पर राज्य सूचना आयोग हटाने के लिए प्रकरण की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट को संदर्भित करता है, ना कि उच्चतम न्यायालय। ओनली वन करेक्ट है आंसर, 60 का करेक्ट आंसर ओनली वन ए करेक्ट है। 62, निम्नलिखित में से किन निकायों के अध्यक्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रधान सदस्य होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 61 का। देखते हैं स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट यहाँ पर है, पहला राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है। देखो, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पदेन सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष पदेन सदस्य नहीं होते हैं। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी का कार्यालय, ये क्या होगा? जिसके पदेन सदस्य नहीं होंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग, ये क्या होगी? ये पदेन सदस्य होंगे। तो 1 और 4 करेक्ट है। आंसर हो जाएगा सी, यहाँ से करेक्ट है ना। क्वेश्चन 62 है, 2015 में नीति आयोग का गठन किया गया था। करेक्ट आंसर बी, केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव के द्वारा, ठीक है। बी यहाँ से क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। नीति आयोग ये एक गैर संवैधानिक निकाय है, याद रखना है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो यहाँ से बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। और नीति आयोग बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2015 में इसका गठन हुआ था, इसका 10 साल पूरा हो चुका है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में। नीति आयोग को आपको इस बार यूपीएससी के लिए नहीं छोड़ना है। नीति आयोग से जितने भी रिपोर्ट निकलता है, ठीक है, एक बार आप कहीं अपना नोट बना के लिख लो, जितनी भी रिपोर्ट निकलता है, जितने भी यहाँ पर डेटा देता है, जैसे जल संरक्षण को लेकर कुछ रिपोर्ट नीति आयोग निकलता है ना, जल मिशन को लेकर कुछ रिपोर्ट नीति आयोग निकाली थी। बाकी देखो, कोशिश करूँगा मैं कि जितना नीति आयोग का डेटा है वो मैं एक साइड कलेक्ट करके यूपीएससी प्रीलिम से पहले आपको प्रोवाइड करूँगा टेलीग्राम पे, ठीक है। तो वहाँ से आप टेलीग्राम पे देखो, आपको हमेशा जुड़ना ही है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, मैं आप पे यूट्यूब पे हर चीज़ नहीं करा सकता, तो मैं टेलीग्राम पे प्रोवाइड आपको कराऊंगा, ठीक है। बट अभी आप पढ़ते रहो, मैं मुझे याद है क्या क्या मुझे देना, मैं शायद आपको सबको प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। आते क्वेश्चन 63 में। 63 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं इसको। पहला बोला है, संविधान संशोधन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति से ही प्रस्थापित किए जा सकते हैं। पहली बात यहाँ से क्या होगी? ये गलत है, क्योंकि यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक पूर्व स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती। इसे संसद के किसी भी सदन द्वारा पूर्व अनुमति के पेश किया जा सकता है। तो गलत हो गया। सभी संविधान संशोधन विधेयक को प्रत्येक सदन में साधारण बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। सेकंड बात भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सभी संविधान संशोधन विधेयक प्रत्येक सदन को विशेष बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी जो होती है, उससे पारित किया जाना चाहिए। और आर्टिकल 360 के अनुसार बताया क्या है? साधारण बहुमत से नहीं। दोनों गलत है, आंसर सही पूछा है तो डी। क्वेश्चन 64 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित था? आंसर हो जाएगा 64 का करेक्ट आंसर ए, सोवियत संघ। करेक्ट आंसर है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा सरदार पटेल स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था, और जो सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित थे। क्वेश्चन 65 है, काफी आसान क्वेश्चन था। 64 है, 65 भी आसान है। निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद स्पष्ट रूप से न्यायिक समीक्षा के सिद्धांत का प्रावधान करता है? ये आपको क्वेश्चन को स्टेटमेंट में, मतलब कमेंट में आंसर बताना है, क्या इसका आंसर होगा, ठीक है। 65 का आंसर आपको कमेंट में देना है, मैं आपको आंसर यहाँ पे इसका नहीं बता रहा हूँ। अब मैं ऐसा करूँगा, जो मैं टेस्ट कराऊंगा कम से कम उसके 2 से 3 क्वेश्चन आपको खुद बताने होंगे, मैं यहाँ से नहीं बताऊंगा, ठीक है। तो आपसे थोड़ी प्रैक्टिस होती रहेगी, इसी बहाने आप पढ़ोगे या देखोगे, इसी बहाने चलो गूगल ही सर्च कर लोगे, गूगल सर्च करने पर 1-2 चीज़ें एक्स्ट्रा मिल जाएंगी, है ना। तो वो भी आपको याद रखनी है। फिलहाल आंसर इनको देना रहेगा आपको। करेक्ट आंसर क्या है? 65 का आपको आंसर देना है। जो लोग यहाँ पर कंटिन्यू देखते हैं, मुझे उनके नाम भी याद हो गए ना कौन कौन है, तो आंसर आपको देने हैं, ठीक है। मैं आप लोगों से ही बोल रहा हूँ, राइट। जो भी लोग नए भी हो तो भी आप आंसर दो कमेंट करके, ठीक है। अच्छा लगेगा कि हाँ कुछ चीज़ें नई भी आपको सामने आई है ना। बाकी और भी क्वेश्चन में नए लेके आऊँगा, तो आपको उसके भी आंसर देने होंगे जब मैं प्रैक्टिस करूँगा क्वेश्चन की तब, ठीक है। क्वेश्चन 66 देखते हैं। निम्नलिखित में से किन विषयों पर राज्य विधायिका को कानून बनाने की शक्ति प्राप्त होती है? आंसर हो जाएगा 66 का करेक्ट आंसर। देखो, इसमें से किस में हो सकती है? 66 में एक तो बाल श्रम के लिए दंड निर्धारित करना। पहली बात यहाँ पर क्या होगी? गलत है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बाल श्रम के लिए दंड निर्धारित करना, ये भारत के संविधान के अनुच्छेद 35 के तहत संसद को यह शक्ति प्राप्त होती है। वह मानव जो दुर्व्यापार, बालाश्रम निषेध और दंडात्मक कानून बनाने के लिए राज्य विधायिका के पास इन कानून पर शक्ति बनाने के लिए नहीं होगी। सेकेंड बात, पुलिस बलों को सदस्य को मूल रूप से अधिकारों को प्रदान करना। सेकेंड बात भी इसकी गलत है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल 33 के अनुसार केवल संसद ही कानून बनाने में ये सब चीज़ के लिए रहेगी, ठीक है। आगे, किसी राज्य में कुछ नियोजनों के लिए निवास स्थल को एक शर्त के रूप में निर्धारित करना। तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर संविधान के अनुच्छेद 16(3) के अनुसार
केवल संसद ही अधिकार प्राप्त होता है उसको कि यहाँ पर जो रोजगार के लिए यहाँ पर निवास शर्तें निर्धारण करेगी। तीनों बातें गलत हैं। आंसर क्या होगा? सही पूछा है तो डी। क्वेश्चन अगला आते हैं 67। राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में विचार करना है। 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे पंचायत के चुनाव का आयोजित करने का अधिकार दिया गया है। पहली बात, 67 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है, एकदम सही बात है, ठीक है। सेकेंड बात, 73वें संविधान संशोधन 1992 में संविधान के भाग 9 जोड़ा गया था और 243 आर्टिकल के तहत इसे चुनाव आयोग की जो प्रक्रिया उसकी स्थापना के तहत इसके प्रावधान की शक्ति दी गई थी। याद रखने बात, लिख सकते हो इसको, ठीक है। आगे दूसरा है पंचायत सीटों का परिसीमन, आरक्षण और जो उनकी चक्रानुक्रम है आवंटन करने का राज्य चुनाव आयोग के निहित होगा इसमें। सेकेंड बात क्या होगी? करेक्ट है। तीसरा, राज्य निर्वाचन आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। तीसरी बात यहाँ से गलत है क्योंकि यहाँ पर जो राज्य का निर्वाचन आयोग है अपनी रिपोर्ट सीधे राज्य सरकार राज्यपाल के माध्यम से इसको प्रस्तुत करेगा, ठीक है। इसे राज्य विधायिका के समक्ष रखा जाएगा और भारतीय निर्वाचन आयोग को रिपोर्ट नहीं दी जाएगी। बात गलत है। 1 2 करेक्ट है, आंसर ए। 68 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं की गई थी? 8वीं सूची में कौन सी भाषा सम्मिलित नहीं की गई थी बताना है आपको, ठीक है। आंसर हो जाएगा एक तो अंग्रेजी, ठीक है। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषा शामिल थी जिसमें से नेपाली, कोंकणी और उर्दू इसमें शामिल, लेकिन जो यहाँ पर स्टेटमेंट देख लेते हैं जिसमें से यहाँ पे एक जो नहीं होगा ये अंग्रेजी नहीं है, ठीक है। सेकंड नंबर, और राजस्थानी भी नहीं होगी, अंग्रेजी राजस्थानी नहीं है, ठीक है। और भोजपुरी भी नहीं है, कोंकणी, उर्दू और जो वहाँ पर थी जो वो सब है यहाँ पर अंग्रेजी, यहाँ पर राजस्थानी और भोजपुरी इसमें नहीं होंगी, ठीक है। 2 3 6 तो करेक्ट आंसर 2 3 6 ही हो जाएगा, राइट, ए नंबर। 69 नंबर है, मूल अधिकारों के विधिक साधारण विधिक जो अधिकार होते हैं उसके मतभेद के संबंध में विचार करना है। विधिक अधिकारों के विपरीत नागरिकों की बदलती आवश्यकताओं की पूर्ति मूल अधिकार का संशोधन करना सरल होता है। पहली बात, 69 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो मूल अधिकार है उसमें संशोधन करना एक विशेष प्रक्रिया है, संवैधानिक संशोधन के माध्यम से होता है, जो साधारण कानून विधिक अधिकारों के बदलाव की तुलना में अधिक जटिल होता है। बात गलत होगी, ये बोला सरल होता है तो गलत होगा क्योंकि जटिल होता है वो। विधिक अधिकारों के विपरीत मूल अधिकारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन आरोपित नहीं किए जा सकते हैं क्योंकि यह अधिकार संविधान द्वारा प्रत्यक्ष रूप से और प्रत्याभूत संरक्षित होते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? सेकेंड बात भी इसकी गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ से मूल अधिकार पूर्ण नहीं है। सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता आदि के आधार पर इन आधारों पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगा सकती है। दोनों बातें गलत है। आंसर यहाँ से 69 का डी करेक्ट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो कठिन क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सरल क्वेश्चन होते हैं तो उसमें इंपॉर्टेंट होता है, जैसे मान लो आर्टिकल की बात करते हैं, है ना, कुछ यहाँ पर संविधान संशोधन की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि मुझे चीज़ें पता रहती हैं सब, इस वजह से इंपॉर्टेंट है वो, ठीक है। सरल में इंपॉर्टेंट होता है वो, ये कठिन क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर आगे 70, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत परिभाषित विधि शब्द सम्मिलित है? विधि शब्द में सम्मिलित है। आंसर हो जाएगा 70 का करेक्ट आंसर साधारण विधियां, ठीक है। संविधान संशोधन अधिनियम, विधि का बल रखने वाली सामाजिक रूढ़ियां, करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ए और सी दोनों, मतलब साधारण विधियां और विधि का बल रखने वाली सामाजिक जो रूढ़ियां होती है ये क्या होंगे? आर्टिकल 13 के तहत परिभाषित विधि शब्द में सम्मिलित है। संविधान संशोधन अधिनियम इसमें नहीं होगा, ठीक है। आंसर क्या होगा? डी यहाँ से करेक्ट आंसर है। 71 है, निम्नलिखित में से कौन सी संविधान की अंगीकृत भारतीय निरपेक्षता विशेषता होंगी? कहने का मतलब जो संविधान में अंगीकृत भारतीय धर्मनिरपेक्षता है उसकी विशेषताएं कौन सी हैं? आंसर हो जाएगा 71 का पहला, धर्म एक व्यक्तिगत मामला है, इसमें राज्य द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया सकता। बात गलत है क्योंकि यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता राज्य में धर्म मामले को हस्तक्षेप कर सकता है। उदाहरण के लिए अस्पृश्यता को लेकर, ठीक है। अस्पृश्यता कौन से आर्टिकल में बताना है आपको, अस्पृश्यता लिखना है, आर्टिकल बताना है कौन सा है अस्पृश्यता को लेकर, ठीक है। उन्मूलन, 3 तलाक को लेकर के, राइट, उसको लेकर के यहाँ पर क्या है ये हस्तक्षेप कर सकता है। और आपको बताना है अस्पृश्यता का आर्टिकल कौन सा है। 2 क्वेश्चन आपके हो गए, दोनों के आर्टिकल बताने हैं, ठीक है। ऊपर भी आर्टिकल था। क्वेश्चन स्टेटमेंट 2, धर्म या जाति के आधार पर राज्य के किसी भी शैक्षिक संस्थान में प्रवेश करने के लिए किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया सकता है। सेकेंड बात करेक्ट है क्योंकि आर्टिकल जो 29 का 2 है उसमें बताया क्या है, सेम बात बताई गई है, ठीक है। तीसरा, प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय के बिना किसी सीमा
कि धर्मार्थ संस्थान की स्थापना और निरीक्षण करने का अधिकार होता है। तीसरी बात गलत है, क्योंकि आर्टिकल जो 26 है उसके तहत धर्म संप्रदाय के अधिकार को सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन उन पर सीमा बताई गई है। ठीक है, ये बात गलत हो जाएगी। आंसर ओनली 2 करेक्ट है, तो सी करेक्ट आंसर है। बाकी आपको आर्टिकल वहाँ से बताना है। दोनों क्वेश्चन लिख लेने, कौन कौन से क्वेश्चन मैंने पूछे हैं। ठीक है, 72 है, निम्नलिखित में से किन 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 के विरुद्ध परमादेश रिट जारी नहीं कर सकते हैं। जारी कर सकते बात अलग है, किन किन के बीच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, देखो जहाँ पर ऐसा क्वेश्चन आता है किन किन के विरुद्ध हम ये कर सकते हैं, ये कौन कौन से चीज़ें हमारे भारतीय नागरिकों को है, कौन कौन से विदेशियों को है, ये कौन कौन सा इसमें दूसरे देश का, तो यहाँ पर दोनों चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव दोनों। यहाँ पर बोला कि कौन कौन से नहीं किया सकते हैं, जारी कहाँ का नहीं कर सकते हो और कहाँ कर सकते हो, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 72 का 1 और 2, प्राइवेट व्यक्ति और राष्ट्रपति इनके विरुद्ध यहाँ परमादेश रिट जारी नहीं कर सकते हो। न्यायाधिकरण के उल्लेख कर सकते हो, तो यहाँ लिख सकते हो पॉइंट आप। ठीक है, क्योंकि भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं कर सकते हो। राष्ट्रपति है, यहाँ पे राज्यपाल भी हो सकता था क्वेश्चन में। ठीक है, तो राज्यपाल के विरुद्ध भी जारी नहीं कर सकते, क्योंकि 361 आर्टिकल में बात बताई गई है। इंपॉर्टेंट बात है, ये न्यायाधिकरण के विरुद्ध जारी कर सकते हैं यदि वे अपने कर्तव्यों का पालन ना करें तब। ठीक है, और प्राइवेट पर कैसे कर सकते हैं, जो प्राइवेट होते हैं उन पर कर सकते हैं कि जो उनके विरुद्ध जो निकाय हैं या फिर उनके जो जारी करने के लिए जब तक कि वे सार्वजनिक काम ना कर रहे हों। आते हैं आंसर में, क्या होगा इसका 1 2 करेक्ट है आंसर। क्या होगा आंसर इसका, सी होना चाहिए। हाँ, सी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 73 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। देखते हैं इसको। पहला बोला है, राज्य में राष्ट्रपति शासन के निरसन के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। पहली बात 73 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा को राष्ट्रपति किसी भी समय एक बात की घोषणा द्वारा निरस्त कर सकता है। इस तरह के निरसन के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है। गलत हो गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा की अवधि बढ़ाने संबंधी संसद की शक्ति को सीमित कर दिया है। ये बात क्या होगी? करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर 44वें संविधान संशोधन 1978 जो था उसमें संसद की राष्ट्रपति शासन की जो अवधि है उसको 1 वर्ष से अधिक बढ़ाने की शक्ति को सीमित कर दिया था। अब ये 1 वर्ष के बाद इसे केवल तभी बढ़ा सकता है जब राष्ट्रपति आपातकाल लागू या चुनाव पर प्रमाणित जो चुनाव कराना संभव नहीं है तब। ठीक है, तो ओनली 2 करेक्ट है आंसर बी। क्वेश्चन 74 है, रिट जारी करने के संबंध में विचार करना है। रिट जारी करने के संबंधी शक्तियों के संबंध में विचार करना है। संविधान सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। पहली बात 74 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है। पहली बात गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर संविधान रिट जारी करने की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 और उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 को प्रदान करता है, जिला न्यायालय को नहीं। सर्वोच्च न्यायालय में न केवल मूल अधिकारों को परिवर्तन के लिए बल्कि साधारण विधिक अधिकारों के परिवर्तन के लिए भी रिट जारी कर सकता है। सेकेंड बात भी इसकी गलत होगी, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय केवल उन मूल अधिकार पर परिवर्तन पर रिट जारी कर सकता है जो उच्च न्यायालय के मूल अधिकार के साथ साथ किसी अन्य कानूनी अधिकार को प्रबंधन के लिए रिट जारी करते हों। दोनों बातें गलत है, आंसर डी। 75 है, भारतीय संविधान के अंतर्गत प्रत्याभूत वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के संबंध में उन पर आरोपित युक्त निर्बंधन क्या होंगे? ठीक है, फिर से पढ़ते क्वेश्चन। भारतीय संविधान है उसके अंतर्गत जो प्रत्याभूत वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके संदर्भ में उन पर आरोपित युक्त निर्बंधन क्या होंगे? आंसर हो जाएगा पहला, बोला है कि प्रकृति में न्यायोचित नहीं होना। गलत है, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 19(2) के तहत वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर युक्त निर्बंधन जो होता है, जो मतलब जो इंग्लिश में बोलते हैं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। इंग्लिश में ज़्यादा सही रहेगा, बट युक्त निर्बंधन मुझे भी नहीं समझ आता क्या बोलते हैं इसको। हिंदी में अगर समझाएं तो नहीं समझा सकते। ठीक है, मतलब इसको अगर इंग्लिश में पढ़ोगे तो समझ आएगा। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जो होते हैं, राइट, ऐसा बोलते हैं इसको। तो क्या होता है, इस पर लगा जा सकते हैं जो ये निर्बंधन प्रकृति के न्यायोचित होते हैं, यानी उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यदि वे उचित पाए जाते हैं तो। ठीक है, ये पूरी तरह से न्यायोचित नहीं होते हैं, सार्वजनिक और निजी दोनों हितों में शामिल करते हैं। सेकेंड बात क्या होगी? करेक्ट है, क्योंकि ये निर्बंधन जो सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, राष्ट्रीय सुरक्षा, संप्रभुता आदि जैसे सार्वजनिक हितों में साथ साथ मानहानि या अदालत में मानना जैसे हित उस पर लगाए जा सकते हैं। वे सार्वजनिक और निजी दोनों हितों को शामिल करते हैं। ओनली 2 करेक्ट है आंसर बी। 76 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन गैर संवैधानिक निकाय है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 का, गैर संवैधानिक निकाय में से कौन से? तो एक तो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। गलत है, क्योंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ये एक संवैधानिक निकाय है। इसे 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 में
अनुच्छेद 338 से ए के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, ये बात गलत है क्योंकि गैर संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक वो होता है जिसमें आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, संवैधानिक वो जिसमें हम कोई अधिनियम के थ्रू लाएंगे। ठीक है, ये बात याद रखना है, बहुत बार मैं बता चुका हूँ। पहला गलत है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग हम लोग यहाँ पर ये गैर संवैधानिक है क्योंकि यहाँ पर ये एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल है और यहाँ पर ये इसकी स्थापना जनवरी 2015 में, इसकी बात मैंने उसकी की थी ऊपर अभी, है ना, तो ये बात सही है। केंद्रीय महसूल ब्यूरो, ये भी पर क्या है? एक क्या है ये? गैर संवैधानिक निकाय। ठीक है, गैर संवैधानिक न कि संवैधानिक। ठीक, गलत ये भी बात सही हो जाएगी। दो बात सही है, आंसर 2 3। देखो आपको इनसे मतलब नहीं है इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, कथन ढूंढो नहीं। कथन की बात हम लोग ये करते हैं कि हाँ ये सही है तो यहाँ इसका ये सेटिस्फाई के लिए। ठीक है, लेकिन बातें आपको पता नहीं चाहिए कौन सा नीति आयोग मतलब कौन सा यहाँ पर संवैधानिक है या कौन सा नहीं है। कथन कुछ भी हो सकते हैं लेकिन क्वेश्चन सेम हो सकता है यूपीएससी सेम क्वेश्चन पूछ ले इस पर लेकर के, एक और बढ़ा दे, लेकिन कथन सेम नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपको याद रखना है, कथन से मतलब नहीं, आपको बातें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या है। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे जो आंसर होगा इसका डी करेक्ट है। 77 है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत यथा प्रत्ययभूत वाक्य अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रताएं शामिल होती हैं? आंसर हो जाएगा 77 का करेक्ट आंसर यहाँ से ए, मौन रहने का स्वतंत्रता। ठीक है, दूसरा प्रसारण का अधिकार, ये भी बात इसकी करेक्ट है। और 1 3 और यहाँ से एक आपको हो जाएगा जो चौथा स्टेटमेंट है, सरकारी गतिविधियाँ उसमें संबंध में जानने का अधिकार, ये तीनों करेक्ट होंगे। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1 3 4 करेक्ट है, ये आंसर है। 78 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है, भारत के नागरिक संघ और राज्य दोनों के प्रति निष्ठा रखते हैं। पहली बात 78 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, भारत में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति पद के पात्र होंगे। सेकंड बात जो होगी गलत है क्योंकि भारत में जन्म से नागरिक होने के साथ साथ देशीकरण की जो द्वारा नागरिकता भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और भी वह व्यक्ति भी राष्ट्रपति पद के लिए पात्र हो सकते हैं, लेकिन अमेरिकी संविधान के विपरीत भारतीय कानून केवल जन्मजात नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है, ऐसा प्रावधान नहीं है। ठीक है, याद रखना है। आंसर क्या होगा? ओनली 1 करेक्ट है, दूसरा गलत होगा। सही क्या होगा? ये बात करेक्ट है। 79 क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा संबंध में विचार करना है, कौन सा सही है? संविधान सभा संपूर्णता संप्रभु निकाय नहीं थी। पहली बात यहाँ से सही क्योंकि संविधान सभा पूरी तरह से संप्रभु निकाय नहीं थी क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश सरकार द्वारा कैबिनेट पेंशन योजना के प्रस्ताव जो है उस प्रस्ताव उसके तहत किया गया था। हालांकि संविधान जो सभा है उसमें भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत इसे पूर्ण संप्रभु निकाय बना दिया गया था। पहली बात करेक्ट है। सेकंड, संविधान सभा का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। सेकंड बात गलत होगी क्योंकि यहाँ पर संविधान सभा का निर्वाचन लोगों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। संविधान सभा भारत की पहली संसद बनी थी। तीसरी बात करेक्ट है क्योंकि संविधान सभा जो है इस भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बाद संविधान को 2 कार्य सौंपे गए थे, संविधान बनाना और देश के लिए कानून बनाना। इस प्रकार के भारत इसे संसद की जो विधायी निकाय के रूप में भी काम किया था। आंसर 1 3 करेक्ट है, एक करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, संवैधानिक संशोधन करने की संसद की शक्ति पर कोई सीमा नहीं है। पहली बात 80 नंबर का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? गलत है। ठीक है, क्या होगा? गलत हो जाएगा। क्यों? इसलिए गलत है क्योंकि जो संविधान है इसमें संशोधन करने की शक्ति पर सीमाएं हैं और केशव भारतीय मामले में 1973 में संविधान के जो सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया था कि संसद संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकता है। पहली बात क्या होगी? यहाँ से गलत हो जाएगी। दूसरा, केवल राष्ट्रपति ही ये निर्धारित कर सकता है कि कोई प्रकरण संविधान के मूल ढांचे का भाग है या नहीं। सेकंड बात क्या होगी? सेकंड बात यहाँ से भी गलत है क्योंकि यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय होगा ना कि राष्ट्रपति, जो समय समय पर यह निर्धारित करेगा कि कौन मामले संविधान का मूल ढांचे का हिस्सा है। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा आपका दोनों गलत है, टी का तो डी। क्वेश्चन नंबर 81 है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग जिसको बोलते हैं ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, विचार करना है, देखते हैं इस पे 81 पे। पहला, संबंधित राज्य विधानमंडल के अनुरोध पर इसे राष्ट्रपति द्वारा बनाया जाता है। पहली बात क्या होगी? 81 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट होगा। पहली बात गलत होगी इसकी क्योंकि यहाँ पर संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा इसे अनुरोध पर राष्ट्रपति द्वारा बनाया था। ये बात गलत क्योंकि संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा जो है ये इसका गठन संसद के कानून द्वारा बनाया जाएगा ना कि संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा। तो ये बात गलत है, सही नहीं है। ठीक है, मिस्टेक हो गया थोड़ा। दूसरा, इसके सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक या 62 वर्ष की जो आयु सीमा प्राप्त करने तक इसमें जो भी पहले वो अपना पद धारण करते हैं। सेकेंड बात,
सेकेंड बात क्या होगा? सेकेंड बात यहाँ से इसका सेकेंड बात देखो, क्योंकि इसके जो सदस्य होते हैं 6 वर्ष के बाद या 62 वर्ष के बाद जो भी पहले हो वो हो जाएगी ना, कि जो, हाँ ये बात ठीक है, पर इनमें से जो भी पहले हो अपना पद धारण करते हैं, जो भी पहले हो, हाँ बात ठीक है, ये बात सही है सेकंड वाली। तीसरा बात यहाँ से, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, ना कि राष्ट्रपति को। बात गलत हो जाएगी। देखो आंसर क्या होगा? आंसर हो जाएगा यहाँ से इसका पहला गलत है, तीसरा गलत है। को पूछ रहा है कौन सा गलत नहीं है, कौन सा सही नहीं है, मतलब कौन सा गलत है ना? सही नहीं मतलब क्या होता है, कौन सा गलत है। तो 1 और 3 गलत है, आंसर सी यहाँ से करेक्ट होगा। ठीक है, याद रखना है। आंसर में मैंने इसका आंसर डी दे दिया है, तो आंसर थोड़ा सा इसमें चेंज करना पड़ेगा, मैं चेंज कर दूंगा आंसर को। तो लिख लेता हूँ 81 का सी होगा। ठीक है, सी यहाँ से करेक्ट है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 82 नंबर है। 82 है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में विचार करना है। उसे उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने की योग्यता रखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। पहली बात 82 का पहला स्टेटमेंट क्या होगा यहाँ से, ये करेक्ट है। सेकंड, वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त कर सकता है जो संसद निर्धारित कर सकती है। ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर वह ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करता है जो राष्ट्रपति निर्धारित करे, ना कि संसद। वह संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की कार्रवाई में भाग ले सकता है। बात सही है। 1 और 3 करेक्ट है। आंसर 82 का क्या होगा? 82 का डी यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 83 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य संविधान सभा द्वारा निष्पादित किया गया है? ये किए गए, राइट। तो आंसर हो जाएगा 83 का। देखते हैं स्टेटमेंट पहला, भारत द्वारा राष्ट्रमंडल की सदस्यता ग्रहण करने का अनुसमर्थन, ये क्या है? इसके द्वारा संविधान सभा द्वारा निष्पादित किए गए थे। पहली बात सही है, 1949 में। ठीक है, राष्ट्रध्वज को राष्ट्रगान का अंगीकरण करने को लेकर 22 जुलाई 1947 को यहाँ पर क्या है, ध्वज को लेकर, और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अंगीकृत किया गया था। सही बात है। भारत के राष्ट्रपति को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के रूप में निर्वाचन किया गया था। कब? 24 जनवरी 1950 को। आपको इस देखो, ये चीज़ आपको टाइम पीरियड लगाने को दे सकता है कि इनमें से कौन सा सबसे पहले, कौन सा सबसे बाद में। इंपॉर्टेंट बात है, नोट करके आपको लिख लेना है सब जो मैंने बताई। तीनों बातें करेक्ट है। आंसर 83 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समानता और स्वतंत्रता के मध्य उचित संबंध के प्रतिबिंबित करेगा? पहला, समानता के बिना स्वतंत्रता अनेक लोगों पर कुछ लोगों के वर्चस्व की स्थिति उत्पन्न करती है। पहली बात क्या होगी? 84 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से इसका करेक्ट है, सही बात है। सेकंड नंबर है, स्वतंत्रता के बिना समानता व्यक्तिगत पहल को समाप्त कर देगी। सेकंड बात करते, क्योंकि समानता व्यक्तिगत पहल को समाप्त नहीं करती, बल्कि सभी समान अवसर पर प्रदान करेगी इसको। तो बात गलत हो जाएगी। ओनली 1 करेक्ट है आंसर, सही पूछा तो ए। 85, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करने, संविधान सभा की जो समिति है ये और इसके अध्यक्ष, संचालन समिति। 85 संचालन समिति हो जाएगी कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद राज्यों से वार्ता हेतु समिति, ये जवाहरलाल नेहरू इसमें नहीं होंगे, जवाहरलाल नेहरू इसमें होंगे, सरदार पटेल नहीं होंगे। क्या होंगे? JL नेहरू। ठीक है, गलत है। संघ संविधान समिति, ये क्या होगी? ये जवाहरलाल नेहरू होंगे, सही से मेरे थे। 1 और 3 सही है, तो आंसर 85 का सही पूछा है तो सी। गलत पूछते तो 2 होता। 86 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। आयोग निकाय के अंतर्गत कौन कौन से आता है वो देखना है। देखते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, यह बोल रहा है सामाजिक और अधिकारिता मंत्रालय में आता है। पहली बात यहाँ से सही है। ठीक है, दूसरा, राष्ट्रीय महिला आयोग महिला और बाल विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता है, बात एकदम करेक्ट है। तीसरा, अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग जनजाति कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है, एकदम करेक्ट है। तीनों बातें सही है। 86 का आंसर क्या होगा? सभी करेक्ट हैं, तो पूछा क्या सही कौन सा है ना, तो डी यहाँ से करेक्ट है। गलत पूछता तो यहाँ से इनमें से कोई नहीं होता, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं था वो। 87 नंबर है, 1833 के चार्टर अधिनियम द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों की स्थायी विधि, जो सदस्यों को विधि शक्तियों को वंचित कर दिया गया था। पहली बात यहाँ से इसकी क्या होगी? गलत है। ठीक है, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को विधायी शक्तियों से वंचित नहीं किया गया था। ठीक है, गलत हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और प्रशासनिक कार्यों के पृथक निकाय का गठन किया गया था। सेकेंड बात यहाँ से करेक्ट है।
सिविल सेवकों के चयन और भर्ती प्रक्रिया खुली के लिए प्रतिस्पर्धा प्रणाली शुभारंभ की गई थी। ये भी बात इसकी गलत होगी, सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सिविल सेवकों के चयन के लिए खुली प्रतिस्पर्धा प्रणाली को प्रयास किया गया था, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो थे, ठीक है, उनके विरोध के कारण इसे लागू नहीं कर पाए थे या नहीं लागू किया जा सका था, और यह प्रावधान 1853 के चार्टर अधिनियम में लागू हुआ था। ओनली 2 करेक्ट है, सही बात 2, गलत पूछता तो 1 और 3, ठीक है। 88 नंबर है, संविधान का अनुच्छेद 15 यह प्रावधान करता है कि किसी राज्य में नागरिक के विरुद्ध केवल इस आधार पर विभेद नहीं कर सकता है, जाति, जन्मस्थान, भाषा, धर्म के आधार पर। आंसर क्या होगा? 88 का करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा, एक तो पहला जाति के आधार पर, ठीक है, दूसरा जन्मस्थान और चौथा धर्म। भाषा के आधार पर आप इसमें कर सकते हो, ठीक है, तो यहाँ से इस पर नहीं कर सकते, तो आंसर हो जाएगा इसका आपका 1, 2, 4 करेक्ट आंसर यहाँ से 88 का 1, 2, 4 मतलब सी करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पे सी होगा आंसर में। क्वेश्चन 89 है, निम्नलिखित पर विचार करना है, देखते हैं इसको। आपातकाल के समय भारत की संघीय संरचना का एकात्मक संरचना परिवर्तन जर्मनी के वेमर संविधान से लिया गया। पहली बात यहाँ से करेक्ट है। सेकंड, आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन भारतीय संविधान को अद्वितीय विशेषता बताता है। यह बात गलत है, क्योंकि यहाँ पर आपातकाल के समय भारतीय संघीय संरचना को एकात्मक संरचना में परिवर्तन करना जर्मनी का वेमर संविधान से लिया गया था, और आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों का निलंबन भारतीय संविधान की एक विशेषता है, ठीक है, भारतीय संविधान की क्या एक विशेषता है, राइट, लेकिन ये जर्मनी के वेमर संविधान से प्रेरित है, ना कि भारतीय संविधान की अद्वितीय विशेषता को लेकर के। ये बात गलत हो जाएगी। ध्यान से देख रहे हैं क्या यहाँ पर स्टेटमेंट बोल रहा है। यूपीएससी यही पॉइंट से मिस्टेक आपकी पकड़ता है, आप पूरी स्टेटमेंट सही करोगे, लेकिन जो अद्वितीय बोल देगा यहाँ से लोग अद्वितीय क्या होता है, अद्वितीय है ना, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। ओनली 1 करेक्ट है, सही पूछा आंसर है। 90 नंबर है, यदि कोई विदेशी राज्य क्षेत्र भारत का हिस्सा बन जाता है तो विदेशी राज्य क्षेत्र में के व्यक्ति भारत के नागरिक होंगे, यह निर्दिष्ट करने की शक्ति किसके पास होगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का डी, संसद के पास होती है, ठीक है। 91 है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करना है। 91 को देखते हैं। संविधान, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारतीय संघ की अभिव्यक्ति के द्वारा भारत में द्वारा भविष्य में अर्जित किए जाने वाले क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। पहली बात 91 में करेक्ट है, क्योंकि भारतीय संविधान का आर्टिकल 1 या 3 है जो उसके अनुसार भारत के क्षेत्र में, राज्य के क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश और भारत का सरकार द्वारा किसी भी समय को अधिगत करने को लेकर यहाँ पर क्षेत्र शामिल हो सकते हैं। बात सही है। भारत केवल अध्यर्पण के माध्यम से विदेशी क्षेत्रों को अर्जित कर सकता है। सेकंड बात यहाँ से गलत है, क्योंकि भारत केवल अध्यर्पण के माध्यम से नहीं बल्कि विभिन्न तरीकों से, जैसे संधि, कब्जा, जनमत, संग्रह के माध्यम से विदेशी क्षेत्र को अर्जित कर पाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, आंसर ए। 92, किसी नागरिक की नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है यदि, कब समाप्त कर सकते हो? यदि वह किसी विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर लेता है। एकदम सही बात है, ठीक है। सेकंड बात यहाँ से कि वह युद्ध के दौरान शत्रु और जो गैर कानूनी रूप से इसमें व्यापार के साथ संचार करता हो। करेक्ट बात है। तीसरा, नागरिकता और वैध तरीके से प्राप्त की गई हो। तीनों बातें सही है। 92 का आंसर डी करेक्ट है। 93 है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा निम्नलिखित में से प्रावधानों में से किन्हें संविधान के हृदय की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया? आंसर हो जाएगा 93 का करेक्ट आंसर। यहाँ से एक तो बोला है पहला, जीवन जीने का अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो आंसर जो हो जाएगा यहाँ से केवल संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो होगा, ये करेक्ट आंसर यहाँ से होगा इसका, केवल 3, ठीक है। तो सी यहाँ से सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है। 94 है, मुख्य सूचना आयुक्त के संबंध में विचार करना है। देखते हैं इसको। उसकी पदावधि 5 वर्ष की होती है। पहली बात 94 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा? ये करेक्ट है। उसे लाभ का कोई पद निर्धारण नहीं करना चाहिए या कोई व्यवसाय नहीं करना चाहिए। सेकंड बात 94 का जो सेकंड स्टेटमेंट होगा ये भी करेक्ट है, ठीक है। तीसरा, वह पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होता है। ये बात करेक्ट है, क्योंकि वह पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा। ये मूल अधिनियम के तहत मुख्य सूचना आयुक्त जो होता है वो पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं थे। तीनों बात सही है, आंसर सही पूछा है डी। 95 है, भारत के संविधान का उपयोग सरकार के संचालन हेतु मूलभूत फ्रेमवर्क के रूप में किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा इसका कारण नहीं है? आंसर हो जाएगा 95 का करेक्ट आंसर। देखो, जो भारत का संविधान है ये जो
भारत का संविधान पवित्र दस्तावेज और इसे परिवर्तित नहीं किया सकता है। ठीक है, तो इस टाइप से यहाँ पर जो डी स्टेटमेंट है ये करेक्ट होगा। राइट, सही है यहाँ से 95 का। 96 देखते हैं। उससे पहले मुझे भी 95 क्वेश्चन कराते कराते मुझे कुछ ऐसा लगा कि भूकंप टाइप में, भूकंप का झटके टाइप में ऐसा लगा है कि शायद आया होगा। तो चलो देखते हैं, 100 क्वेश्चन करने के बाद न्यूज़ में देखते हैं ऐसा कुछ था। मुझे ऐसा लगा, फील हुआ कि कुछ अभी ऐसा जिग जिग टाइप में हुआ। फैन भी थोड़ा सा हिला हुआ है, कोई नहीं, आते हैं क्वेश्चन में अपने, देखते हैं। दिल्ली एनसीआर के एरिया में होगा, चलता रहता है इतना तो। 96 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से हित समूह और जन आंदोलन दोनों की समान विशेषता है? आंसर हो जाएगा 96 का करेक्ट आंसर यहाँ से। एक तो पहला, दोनों चुनावी प्रतिस्पर्धा में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए जाने या इसके बिना राजनीतिक प्रभाव करने का प्रयास करते हैं। पहली बात करेक्ट होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों चुनावी प्रतिस्पर्धा में प्रत्यक्ष रूप से भाग लिए बिना राजनीति को प्रभावित करने के लिए प्रयास करते हैं, और मुख्य रूप से समान विशेषता कि दोनों उद्देश्य सत्ता में आए बिना सरकारी नीतियों के निर्णय को प्रभावित करते हैं। सेकेंड बात, दोनों की संरचना असंगठित होती है और ये निर्णय प्रक्रिया अनौपचारिक रूप से लचीली होती है। सेकेंड बात यहाँ से गलत होगी। तीसरा, दोनों मुख्य रूप से स्वतः स्फूर्त जनभागीदार पर निर्भर होते हैं। तीसरी बात भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर दोनों मुख्य रूप से स्वतः स्फूर्त जनभागीदार पर निर्भर होते हैं, बात गलत है। राइट, क्योंकि ये अक्सर अपने सदस्यों में नियमित भागीदारी और संसाधन पर निर्भर होते हैं, ना कि स्वतः स्फूर्ति भागीदार पर। ओनली वन करेक्ट है इसका, बाकी सब गलत हैं। ये यहाँ से आंसर है। 97 नंबर है, भारतीय संविधान में नागरिकों को निम्नलिखित में से किसकी गारंटी प्रदान करता है? आंसर हो जाएगा 97 का करेक्ट आंसर। 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक तो पहला, प्रतिष्ठा की समानता। ठीक है, ये क्या है? ये संविधान के नागरिकों को गारंटी देगा। ठीक है, और प्रतिष्ठा की समानता की, अवसर की समानता की भी, ये भी बात सही है। और यहाँ से विधि की समक्ष समानता, ये भी की, लेकिन परिणामों की समानता को लेकर नहीं। ठीक है, 1 to 4 करेक्ट है आंसर, डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 97 का डी। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप जो पॉलिटी पढ़ रहे हो, ठीक है, एम लक्ष्मीकांत बुक है आपके पास, जो कोई नोट्स मटेरियल है, कुछ भी होता है पॉलिटी में, लगभग सब ज़्यादातर सेम चीज़ होती है। राइट, तो क्या है, आपको जो आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल जो 55 तक चीज़ें आती हैं, 52 से जो, हाँ 36 से 31 तक आपका DPSP आता है। तो 31 तक के लेकर, मतलब 36 से 51 तक के जितने भी डेफिनेशन है, एक एक चीज़ों की डेफिनेशन एकदम लर्न कर जानी है, रट जानी है पूरी। क्योंकि देखो यहाँ से क्वेश्चन कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा पूछता है। 3 से 4 क्वेश्चन का मतलब समझते हो, आपका 10 नंबर वहाँ से मिलेंगे। अगर पॉलिटी में 10 नंबर चाहते हो तो सिर्फ इन टॉपिकों को, आर्टिकल 1 से लेकर के जो आर्टिकल 51 तक है, इनकी जितनी भी बातें हैं वो आपको कवर कर जानी है। आपके 10 मार्क्स श्योर हैं, पक्के हैं। ठीक है, देखो मैं आपको यूपीएससी प्रीलिम्स से पहले आपको बताऊंगा क्या क्या चीज़ें आप करते हो। 10 मार्क्स आप पॉलिटिक्स निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है, 10 से 12 मार्क्स आप निकाल सकते हो साइंस टेक्नोलॉजी से। ठीक है, 10 से 12 मार्क्स नहीं, 10 से 12 क्वेश्चन, करीब 10 क्वेश्चन के आसपास साइंस टेक्नोलॉजी से मिलेगा। वो मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है। मैं क्वेश्चन भी आपको यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे साइंस के अभी लेके आने वाला हूँ। ठीक है, और एक और बात, साइंस टेक्नोलॉजी एक इन्वायरमेंट हो गया जो मेन टॉपिक, बहुत ज़्यादा टॉपिक को कवर करता है। यहाँ से क्या होता है, इन्वायरमेंट ज्योग्राफी भी कवर होती है, और इस वजह से इन्वायरमेंट ज़्यादा पूछी जाती है, क्योंकि जो IAS का एग्जाम होता है, यूपीएससी एग्जाम कराता है। ठीक है, और यही एग्जाम प्रीलिम्स का ही IFS कराता है। ठीक है, आप देखते होगे कि IFS का भी मेंस का एग्जाम होने वाला है। मेंस का एग्जाम चल रहा है IFS का। ठीक है, शायद हो भी गया है। तो IFS का मेंस एग्जाम अभी हुआ है, और IAS का एग्जाम पहले हो चुका है मेंस का। राइट, उसका रिजल्ट भी शायद आ भी गया है ना। तो ये चीज़ देखो आपको याद रखना है कि जो IFS पेपर करा रहा है, IAS करा रहा है, दोनों प्रीलिम्स दोनों का सेम होते हैं। प्रीलिम्स दोनों सेम डेट पे होते हैं, तो इस वजह से वहाँ पर IFS वालों में जो फॉरेन सर्विसेज होता है, फॉरेस्ट सर्विसेज होता है, उसको लेकर के इन्वायरमेंट ज़्यादा पूछते हैं। तो इसलिए आपके पास प्लस चांस होता है कि इन्वायरमेंट थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करने का, इन्वायरमेंट प्लस यहाँ से ज्योग्राफी उसकी। ठीक है, तो ये सब बात मैं आपको बताता रहूँगा टाइम से, आपकी सब चीज़ें अभी करते जाना। मैंने 2 चीज़ बताई आपको, साइंस टेक्नोलॉजी, इन्वायरमेंट, और आपको पॉलिटी, तो इनको सबको जोड़ देना है। देखो आपका जो साइंस टेक्नोलॉजी पे एक भी क्वेश्चन मैं नहीं छूटने दूंगा, कोशिश करूंगा कि पूरी एक से महत्वपूर्ण टॉपिक आपको कवर कराया जाए। ठीक है, टेस्ट के थ्रू, और मैं कुछ टॉपिक भी दूंगा पढ़ने के लिए, कुछ की डेफिनेशन भी दूंगा। ठीक है, उससे कर सकते हो। इन्वायरमेंट भी आपको कोई टॉपिक शायद मेरे ख्याल से नहीं छूटेंगे, है ना। मैं कोशिश करूँगा कि एक भी क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। PIB हो, द हिंदू हो, इंडियन एक्सप्रेस, कुछ भी हो, मैं आपको एक क्वेश्चन करके काउंट करके जो पेपर बना रहा हूँ करंट अफेयर्स का, ठीक है, वहाँ से आप कवर कर सकते हो। और मैंने बनाया भी एक पेपर, आप जाकर देख सकते हो, इन्वायरमेंट का पेपर करंट अफेयर्स का, और मैंने बनाया हुआ टेस्ट 8वां या 9वां जो भी होगा, आप जाके देखो। ठीक है, तो इस टाइप से मैं चीज़ें कवर करूँगा। राइट, आते अपने क्वेश्चन में, ज़्यादा बात कर लिया यहाँ पर। तो 97 का आंसर क्या देखा था मैंने, 97 का जो आंसर था
ये डिस्कस किया था 1 to 4 था ना, 1 to 4 डी यहाँ से करेक्ट था। ठीक है, तो देखो आप सीक्वेंस से तैयारी करो। पॉलिटी मैंने इतनी चीज़ें कवर कर ली, इतने मार्क्स मेरे बन सकते हैं, इतनी चीज़ें मैंने की। इन्वायरमेंट में इतनी कर ली मैंने, यहाँ से इतनी चीज़ें करना है। आप ये नहीं कि पूरा भर पड़े हो, ये साइंस पढ़ लिया, ज्योग्राफी पढ़ लिया, हिस्ट्री पढ़ ली, पॉलिटी सब करे जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। तो इन सबसे कुछ नहीं होना है। ठीक है, याद रखना है आपको। मैंने प्लेलिस्ट क्लियर किया हुआ था, इसी से कुछ कुछ टॉपिक जो स्पेसिफिक टॉपिक थे उनको लेकर के, वो जो मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको करना है। पूरा भर भर के नहीं हर चीज़ फॉलो करनी है। पेपर के दिन सब कुछ उठा कर पढ़ डालो, नहीं, एक स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ो, एक नोट्स बनाओ, कॉपी बनाओ कि मैं क्या क्या चीज़ें करी, क्या पढ़ी हैं, एक स्मार्ट तरीके से देखो। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन 98 में। 98 है, निम्नलिखित में से किन कानूनों के अंतर्गत मूल कर्तव्यों को जो कार्यान्वित करने के लिए इसका प्रावधान किया गया था? आंसर हो जाएगा 98 का करेक्ट आंसर डी, सभी। भारतीय दंड संहिता, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 और वन संरक्षण अधिनियम 1980, है ना। डी यहाँ से करेक्ट आंसर होगा इसका। क्वेश्चन 99 है, देखो क्वेश्चन मैं थोड़ा सा जल्दी कराता हूँ, है ना, इस वजह से कराता हूँ क्योंकि जो टाइम आपका है वो, अगर मैं नहीं कराऊंगा तो जल्दी आपसे जल्दी आप फिर PDF पढ़ के या फिर करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन मैं पे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ क्या क्या कैसा है। ठीक है, तो वो सब आप कवर करते रहो। ठीक है, बाकी अभी मैं 2026 का जो पेपर में करा रहा हूँ, ज़रा चीज़ें कवर कराऊंगा इस बार। बाकी 2027 में मैं एक चीज़ के नोट्स भी निकालने वाला हूँ, वो सब भी आपको यहाँ से मार्केट में भी अवेलेबल मिलेंगे। ठीक है, जो एकदम अलग मिलेगा चीज़ आपको, एक टॉपिक पर नोट्स में बताऊँगा। ठीक है, फिलहाल अभी कोशिश कर रहा हूँ हो जाए मेरे पास, क्योंकि भी मेंस का भी लोग रिजल्ट आया, UPPCS का कुछ दोस्त लोग थे तो उनका हुआ भी है ना, तो यहाँ से टाइम भी उनके पास नहीं, अगर होता है देखो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, आते हैं 99 नंबर में, UPSC के संबंध में विचार करने कौन सा सही होगा, देखते हैं। पहला ये बोला है कि यहाँ से इसे सेवाओं के वर्गीकरण और चयनित उम्मीदवारों के प्रबंधन समर का अधिदेश प्राप्त होता है। पहली बात क्या होगी, 99 का पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या होगा, ये गलत है। ठीक है, सेकंड, ये अपनी वार्षिक रिपोर्ट निष्पादन रिपोर्ट संसद को समझ प्रस्तुत रखता है। सेकंड बात, UPSC अपनी वार्षिक संसद को समझ नहीं बल्कि राष्ट्रपति के समझ यहाँ पर रिपोर्ट अपनी रखता है। संसद द्वारा निर्मित अधिनियम द्वारा इसके क्षेत्राधिकार को विस्तार किया सकता है। तीसरी बात यहाँ से क्या होगी, ये एकदम करेक्ट है, ओनली 3 करेक्ट है, तो आंसर 3C यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है 100 नंबर, और उसके बाद जाके आपको रेस्ट करना है और अपना काम कर लेना है, उसके बाद अपना फिर से पढ़ाई करना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 100 में। यद्यपि भारतीय संविधान की जो संसदीय प्रणाली उसके मुख्य रूप से ब्रिटिश पद्धति के आधारित, तथापि निम्नलिखित में से कौन से कथन यहाँ पर दोनों के मूल अंतर उसको बता रहे हैं। ये किस टाइप से ट्रांसलेट किया है इसको देखते हैं, फिर से पढ़ते हैं, क्वेश्चन ही समझ नहीं है मुझे। भारतीय संविधान की जो संसदीय प्रणाली है उसमें मुख्य रूप से ब्रिटिश जो पद्धति है उस पर आधारित है, तो ये इनमें से कौन से मूल अंतर होते हैं जो इस पर आधारित होगी, ऐसा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो पहला, भारतीय संसद द्विसदनीय संसद की भांति संप्रभु नहीं है। पहली बात स्टेटमेंट इसका करेक्ट है, क्योंकि भारतीय संसद संप्रभु नहीं है, और भारत में भारत में संसद की शक्तियां संवैधानिक सीमाओं और न्यायिक समीक्षा के अधीन होती हैं। ठीक है, तो बात सही है। सेकंड बात है इसकी, जहां ब्रिटिश राज का प्रमुख वंशानुगत होता है वहीं भारतीय राज का प्रमुख भी प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। दोनों बातें एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर राज का प्रमुख ब्रिटिश राज के प्रमुख राजा रानी वंशानुगत होता था, लेकिन जबकि भारतीय राज में प्रमुख राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होता है। ठीक है, दोनों बातें सही हैं, आंसर काफ़ी अच्छा है। ठीक है, याद रखना है। क्या पूछा है, सही पूछा है तो सी आंसर करेक्ट है, राइट। तो इस टाइप से यहाँ पर 100 क्वेश्चन पूरे हो गए टेस्ट नंबर 10 के। ठीक है, देखो जो अपना UKT चैनल है मैं टेस्ट आप लोगों के थ्रू लेके आ रहा हूँ, मतलब आप लोग जैसा चाहोगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करना है मैं उसके अकॉर्डिंग ऐड करके बनाऊंगा। ठीक है, वो आप जो बताओगे वो 10 से 15% ऐड होंगी चीज़ें, कुछ मैं अपने अकॉर्डिंग जो यहाँ से जितनी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं उनको लेकर के, प्लस यहाँ पर देखो एक सोर्स को लेकर के मैं फॉलो कर रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ चीज़ें नहीं छूटनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अपना इस बार पहला टेस्ट सीरीज लॉन्च किया मैंने। ठीक है, वो भी एकदम फ्री है, राइट, कोई यहाँ पर आपको चार्जेस नहीं देना, फ्री में यहाँ पर करा रहा हूँ आपको। मार्केट में आपको सबसे कम रेट में मिलेगी, राइट, मार्केट से भी परचेस कर सकते हो हार्ड कॉपी में अगर चाहिए तो। बाकी यहाँ से यूट्यूब में भी तो मैं कराऊंगा ही। ठीक है, और क्वेश्चन आपको सब यूनिक देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स अगर मिलेंगे तो ये भी नहीं कि फालतू का करंट अफेयर्स वहाँ पर भरा है, हाँ तो आपको कुछ भी क्वेश्चन आया न्यूज़ में उसको भर दिया, नहीं, जो क्वेश्चन सिलेक्टेड जो पूछने लायक हैं क्वेश्चन सिर्फ मैं उनको ऐड करूँगा। अभी मैंने देखो टॉप 100 क्वेश्चन कराए नवंबर के, बहुत अच्छे क्वेश्चन है वो, UPSC में आने की उम्मीद है उन पर। ठीक है, अगर क्वेश्चन टॉपिक अगर UPSC ने क्वेश्चन अच्छा बनाया तो वहाँ से क्वेश्चन हमें पूछे जाएंगे, श्योर बताता हूँ। अक्टूबर के मैंने कराया, नवंबर का कराया, और दिसंबर का भी मैं कराऊंगा, और अभी सितंबर का जो बचा हुआ है वो भी मैं कराऊंगा। अगर नहीं करा पाऊंगा तो मैं आपको PDF दे दूंगा, उसके थ्रू आप क्वेश्चन कवर कर पाओगे। बाकी कुछ भी डाउट रहता है आपको पढ़ने को लेकर आप बता सकते हो, टेलीग्राम पर भी बता सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से वो सॉल्व की जाएगी चीज़ें। तो एंड करते हैं यहाँ से इसको।
कोई डाउट रहेगा नीचे कमेंट या टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप क्या करना है, शेयर कर सकते हो, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।